ड्रीमलैंड की भूमिका। लाला रामसरन दास आज़ादी की लड़ाई के पुराने सिपाही थे। 1907 में जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब वह उनके चाचा अजीत सिंह के साथ जंग आज़ादी में कदम रख चुके थे। उम्र कैद काटकर बाहर आए तो क्रांतिकारियों की मदद करने लगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फंसाया गया और फिर 5 साल की कैद हुई। जेल में ही वे अंग्रेज़ी में कविताएं लिखा करते थे। उनकी काव्य पुस्तक दी ड्रीमलैंड जब तैयार हुई तो भगत सिंह से उन्होंने इसकी भूमिका लिखने का अनुरोध किया। भगत सिंह ने इसे बड़े संकोच से स्वीकारा और लाहौर सेंट्रल जेल में ही 15 जनवरी 1931 को भूमिका के तौर पर यह आलोचनात्मक लेख लिखा। यह उनकी साहित्यिक समझ, गहन अंतर्दृष्टि, गहरी संवेदना और आलोचनात्मक विवेक का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मेरे श्रेष्ठ मित्र लाला रामसरन दास ने मुझे अपनी काव्य कृति दी ड्रीमलैंड की भूमिका लिखने के लिए कहा है। मैं न तो कवि हूँ, न साहित्यकार हूँ और न पत्रकार या आलोचक ही हूँ। इसलिए उनकी इस मांग का औचित्य मैं किसी भी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जिन परिस्थितियों में मैं हूँ उनमें लेखक से इस बारे में बहस मुबाहसा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरे सामने मित्र की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। चूँकि मैं कवि नहीं हूँ इसलिए मैं उस दृष्टिकोण से इस पर बहस नहीं करने वाला। मैं छंदों तुकों के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ और यह भी नहीं जानता कि छंदों के मानदंडों पर यह खरी उतरेगी या नहीं। एक इतिहासकार नहीं होने के नाते मैं राष्ट्रीय साहित्य में इसका उचित स्थान दिलाने के दृष्टिकोण से इस पर बहस करने नहीं जा रहा हूँ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अधिक से अधिक मैं इस पर उसी दृष्टिकोण से बहस कर सकता हूँ। लेकिन यह भी एक बात मेरे काम को व्यवहारिक तौर पर असंभव या कम से कम बहुत कठिन बना देती है। नियमानुसार भूमिका हमेशा वह आदमी लिखता है जो कृति की विषय वस्तु के बारे में वही विचार रखता हो जो लेखक रखता है। लेकिन यहाँ मामला काफ़ी भिन्न है। मैं अपने मित्र से सभी मामलों पर एकमत नहीं हूँ। वे इस तथ्य से परिचित थे कि विभिन्न अहम बिंदुओं पर मैं उनसे भिन्न विचार रखता हूँ। इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ वह कम से कम इस पुस्तक की भूमिका नहीं होने जा रही। और चाहे जो हो, यह काफ़ी हद तक उसकी आलोचना हो सकती है। इसलिए इसका स्थान पुस्तक के अंत में होगा, न कि उसके आरंभ में। राजनीतिक क्षेत्र में ड्रीमलैंड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिस्थिति में वह आंदोलन की एक महत्वपूर्ण रिक्तता को भरता है। वास्तव में हमारे देश के सभी राजनीतिक आंदोलनों में जिन्होंने हमारे आधुनिक इतिहास में कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस आदर्श की कमी रही है जिसकी प्राप्ति उसका लक्ष्य था। क्रांतिकारी आंदोलन इसका अपवाद नहीं है। एक गदर पार्टी को छोड़कर जिसने अमेरिकी प्रणाली की सरकार से प्रेरित होकर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे मौजूदा सरकार की जगह गणतांत्रिक ढंग की सरकार कायम करना चाहते हैं, मुझे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी ऐसी क्रांतिकारी पार्टी नहीं मिली जिसके सामने यह विचार स्पष्ट हो कि वह किस लिए लड़ रही है। सभी पार्टियों में केवल ऐसे लोग थे जिनके पास केवल एक विचार था और वह यह था कि उन्हें विदेशी शासक के विरुद्ध संघर्ष करना है। यह विचार पर्याप्त रूप से सराहनीय है, लेकिन इसे एक क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्रांति का अर्थ मात्र उथल पुथल या रक्तरंजित संघर्ष नहीं होता। क्रांति में मौजूदा हालात यानी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद एक नए और बेहतर स्वीकृत आधार पर समाज के सुव्यवस्थित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से अंतर्निहित रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी लोग मौजूदा सरकार में ही कुछ सुधार चाहते थे, जबकि उग्रवादी इससे कुछ अधिक चाहते थे और उस उद्देश्य के लिए उग्रवादी साधन अपनाने के लिए तैयार थे। क्रांतिकारी लोग हमेशा अतिवादी साधनों को अपनाने के पक्षधर रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य रहा है, विदेशी प्रभुत्व को उखाड़ फेंकना। बेशक इनमें कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो इन साधनों से कुछ सुधार प्राप्त करने के पक्षधर थे। इन सभी आंदोलनों को सही मायने में क्रांतिकारी आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन लाला रामसरन दास पहले क्रांतिकारी है जिन्हें 1908 में एक बंगाली फरार ने पंजाब में औपचारिक रूप से क्रांतिकारी पार्टी में शामिल किया था। तब से वे लगातार क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में गदर पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने अपने उन विचारों का परित्याग नहीं किया जो आंदोलन के आदर्शों के बारे में पुराने क्रांतिकारियों के थे। पुस्तक के आकर्षण और मूल्य को बढ़ाने वाला यह दूसरा दिलचस्प तथ्य है। लाला रामसरन दास को 1915 में मौत की सज़ा मिली थी
और बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। आज खुद फांसी की काल कोठरी में बैठकर मैं पाठकों को साधिकार बता सकता हूँ कि आजीवन कारावास मौत की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर है। लाला रामशरण दास को पूरे 14 वर्ष जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। यह कविता उन्होंने दक्षिण की किसी जेल में लिखी थी। लेखक की उस समय की मनोस्थिति और मानसिक संघर्ष का कविता पर स्पष्ट प्रभाव है, जो इसे और अधिक सुंदर और दिलचस्प बना देता है। उसने जिस समय इसे लिखने का निश्चय किया, उस समय वह किन्हीं निराशापूर्ण मनोभावों के विरुद्ध कठिन संघर्ष कर रहा था। उन दिनों में जब बहुत से साथी आश्वासन देकर छूट चुके थे और सबके सामने, उसके यानी लेखक के सामने भी बड़े बड़े प्रलोभन थे, और जब पत्नी और बच्चों की मधुर दुखदायी यादें अपनी मुक्ति की आकांक्षा को और अधिक मजबूत कर रही थी, ऐसी स्थिति में लेखक को इन चीज़ों के पस्त हिम्मती पैदा करने वाले प्रभाव के विरुद्ध कठिन संघर्ष करना पड़ा था, और उसने अपना ध्यान इस रचना कार्य की ओर मोड़ दिया था। इसलिए प्रारंभिक पदों में हमें इस तरह का आकस्मिक भावोद्वेग मिलता है। पत्नी, बच्चे और मित्र जो मुझे घेरे रहते थे, वे चारों ओर घूमते जहरीले सांपों के समान थे। वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स दैट मी सराउंड वर पॉइजनस स्नेक्स ऑल अराउंड। वह यानी कवि शुरू में दर्शन की चर्चा करता है। यह दर्शन बंगाल और पंजाब के सभी क्रांतिकारी आंदोलनों की रीढ़ है। इस बिंदु पर मैं लेखक से बहुत व्यापक मतभेद रखता हूँ। उसकी ब्रह्मांड की व्याख्या हेतुवादी और आदि भौतिक है, जबकि मैं एक भौतिकवादी हूँ, और इस परिघटना यानी फिनोमिना की मेरी व्याख्या कारण संबंध होगी। फिर भी किसी भी तरह से यह रचना देश काल की दृष्टि से अनुपयुक्त नहीं है। जो सामान्य विचार हमारे देश में मौजूद है, वे लेखक द्वारा अभिव्यक्त विचारों के अनुरूप अधिक है। अपनी नैराश्यपूर्ण मनोदशा से संघर्ष के लिए उसने प्रार्थना का रास्ता अख्तियार किया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पुस्तक का प्रारंभ पूरी तरह ईश्वर, उसकी महिमा के वर्णन और उसकी परिभाषा को समर्पित है। ईश्वर में विश्वास रहस्यवाद का परिणाम है, जो निराशा का स्वाभाविक प्रतिफलन है। यह विश्व का एक माया, एक स्वप्न या कल्पना है। यह स्पष्टतः रहस्यवाद है, जिसे शंकराचार्य तथा दूसरे अन्य प्राचीन काल के हिंदू संतों ने जन्म दिया और विकसित किया। लेकिन भौतिकवादी दर्शन में इस चिंतन पद्धति के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी लेखक का यह रहस्यवाद किसी भी तरह से हेय या खेदजनक नहीं है। इसका अपना सौंदर्य और आकर्षण है। उसके विचार उत्साहप्रद है। उदाहरण के लिए, नींव के पत्थर बनो, अनजाने अज्ञात, और अपने सीने पर बर्दाश्त करो खुशी खुशी, विशाल भारी भरकम निर्माण का बोझ, पालो आश्रय कष्ट सहने में, मत करो ईर्षा शीर्ष पर जड़े पत्थर से, जिस पर उड़ेली जाती है सारी लौकिक प्रशंसा, आदि आदि। अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि गुप्त कार्यों के दौरान जब मनुष्य बिना किसी आशा और भय के लगातार अपरिचित, असम्मानित, अप्रशंसित व्यक्ति की मौत मरने के लिए तैयार रहते हुए लगातार एक जोखिम भरी जिंदगी बिताता है, तो वह व्यक्तिगत प्रलोभनों और इच्छाओं से सिर्फ इस तरह के रहस्यवाद के सहारे ही लड़ सकता है। और ऐसा रहस्यवाद किसी भी तरह से पस्त हिम्मती पैदा करने वाला नहीं होता। असली चीज़ जिसका उन्होंने वर्णन किया है, वह एक क्रांतिकारी की मानसिकता है। लाला रामशरण दास जिस क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे, उसे कई हिंसात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन इससे किसी भी तरह यह साबित नहीं होता कि क्रांतिकारी ध्वंस में सुख अनुभव करने वाले खून के प्यासे राक्षस होते हैं। पढ़िए, अगर ज़रूरत हो तो उग्र बनो ऊपरी तौर पर, लेकिन हमेशा नर्म रहो अपने दिल में। अगर ज़रूरत हो तो फुंफकारो, पर डसो मत। दिल में प्यार को जिंदा रखो और लड़ते रहो ऊपरी तौर पर। निर्माण के लिए ध्वंस जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। क्रांतिकारियों को इसे अपने कार्यक्रम के एक अवश्य अंग के रूप में अपनाना पड़ता है, और ऊपर की पंक्तियों में हिंसा और अहिंसा के दर्शन को खूबसूरत ढंग से बयान किया गया है। लेनिन ने एक बार गोर्की से कहा था कि उन्हें ऐसा संगीत सुनने को नहीं मिला जो सभी नाड़ियों शिराओं को झकझोर दे और जिसे सुनकर कलाकार का सिर थपथपाने की इच्छा पैदा हो जाए। लेकिन उन्होंने आगे कहा था, यह समय सिर थपथपाने का नहीं है, इस समय हाथों को खोपड़ियाँ तोड़नी है। हालांकि हमारा चरम उद्देश्य हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करना है।
एक भयानक आवश्यकता के रूप में हिंसात्मक साधनों का उपयोग करते हुए क्रांतिकारी भी ठीक ऐसा ही सोचते हैं। इसके बाद लेखक परस्पर विरोधी धर्मों की समस्या पर विचार करता है। वह सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है, जैसा कि प्रायः सभी राष्ट्रवादी किया करते हैं। इस सवाल को हल करने का यह तरीका लंबा और गोलमाल है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस मामले को कार्ल मार्क्स के एक वाक्य द्वारा खारिज कर दूंगा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। अंत में उसकी कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जहां उसने उस भावी समाज के बारे में लिखा है जिसकी रचना करने के लिए हम सभी लालायित हैं। लेकिन मैं शुरू में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ड्रीमलैंड दरअसल एक यूटोपिया है। लेखक ने स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से शीर्षक में ही स्वीकार किया है। वह इस विषय पर कोई वैज्ञानिक शोध प्रबंध लिखने का दावा नहीं करता, लेकिन निसंदेह यूटोपिया की सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंट साइमन, फ्यूरिये, रॉबर्ट ओवेन और उनके सिद्धांतों के अभाव में वैज्ञानिक मार्क्सवादी समाजवाद भी नहीं होता। लाला रामशरण दास की यूटोपिया का भी उसी तरह से महत्व है। जब हमारा कार्यकर्ता अपने आंदोलन के दर्शन को व्यवस्थित रूप देने और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का महत्व समझेगा, उस समय यह पुस्तक उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस बात की ओर मेरा ध्यान गया है कि लेखक की अभिव्यक्ति की शैली अपरिष्कृत है, यानी यूटोपिया का वर्णन करते हुए लेखक वर्तमान समाज के विचारों से अछूता नहीं रह पाया है। भविष्य के समाज में, यानी कम्युनिस्ट समाज में जिसे हम बनाना चाहते हैं, हम धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस समाज में न ज़रूरतमंद होंगे, न गरीब, न दान देने वाले। इस असंगति के बावजूद इस प्रश्न को बड़े खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने समाज की जिस सामान्य रूप रेखा की चर्चा की है, वह काफ़ी हद तक वैज्ञानिक समाजवाद जैसी ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें पुस्तक में है जिनका विरोध या खंडन करने, या और सटीक ढंग से कहें तो जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर 427वें पद के नीचे के एक फुटनोट में वे लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी रोज़ी कमाने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे खेतों या कारखानों में काम करना होगा। लेकिन यह फिर एक काल्पनिक और अव्यवहारिक बात है। संभवतः आज की व्यवस्था में राज कर्मचारी जो अनावश्यक रूप से ऊंचा वेतन पाते हैं, यह बात उसी की प्रतिक्रिया की उपज है। वास्तव में बोल्शेविकों को भी यह मानना पड़ा था कि मानसिक श्रम भी उतना ही उत्पादक श्रम है जितना शारीरिक श्रम। और भविष्य के समाज में जब विभिन्न तत्वों के संबंधों का समायोजन समानता के आधार पर होगा, तो उत्पादक और वितरक दोनों को समान महत्व का दर्जा प्राप्त होगा। आप एक नाविक से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह 24 घंटे में एक बार जहाज़ चलाना रोक कर उतर जाए और रोज़ी कमाने के लिए 4 घंटे काम करने चला जाए, या एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला या अपना प्रयोग यानी काम छोड़कर अपना काम का कोटा पूरा करने खेत में चला जाए। दोनों ही अत्यंत उत्पादक श्रम कर रहे हैं। समाजवादी समाज में एकमात्र इस अंतर की आशा की जानी चाहिए कि मानसिक श्रम करने वाला शारीरिक श्रम करने वाले से श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। निःशुल्क शिक्षा के बारे में लाला रामशरण दास के विचार वाकई ध्यान देने योग्य है। रूस में समाजवादी सरकार ने बहुत कुछ उसी तरह के कदम उठाए हैं। अपराध के बारे में उन्होंने जो चर्चा की है, वह सचमुच सर्वाधिक विकसित चिंतन धारा है। अपराध सर्वाधिक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे हल करने में बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। लेखक ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया है। उनके पास कुछ व्यवहारिक अनुभव है। एक स्थान पर उन्होंने हल्की मशक्क़त, दरमियानी मशक्क़त, सख्त मशक्क़त जैसे ठेठ जेल की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। सभी दूसरे समाजवादियों की तरह वे सुझाव देते हैं कि दंड का आधार प्रतिशोध के बजाय सुधार का सिद्धांत होना चाहिए। न्याय व्यवस्था का निर्देशक सिद्धांत दंड देना न होकर सुधारना होना चाहिए और जेलों का रूप वास्तविक नर्क के बजाय सुधारालयों का होना चाहिए। इस संबंध में पाठकों को रूसी जेल व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। सेना की चर्चा करते समय उन्होंने युद्ध की भी चर्चा की है। मेरे विचार से उस समय विश्वकोशों में एक संस्था के रूप में युद्ध की चर्चा बहुत थोड़े पन्नों में रहेगी और युद्ध सामग्रियां संग्रहालयों की गैलरियों की शोभा बढ़ाएंगी, क्योंकि उस समाज में परस्पर शत्रुतापूर्ण हित नहीं रह जाएंगे जो युद्ध को जन्म देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि एक संस्था के रूप में युद्ध का अस्तित्व संक्रमण काल तक रहेगा। वर्तमान रूस के उदाहरण से इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। वहाँ पर इस समय सर्वहारा का अधिनायकत्व कायम है। वे समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं।
तब तक के लिए पूंजीवादी समाज से अपनी रक्षा के लिए उन्हें एक सेना रखनी पड़ रही है, पर उनके युद्ध उद्देश्य भिन्न होंगे। हमारे स्वप्न लोक की जनता को साम्राज्यवादी योजनाएं युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करेगी। युद्ध की ट्रॉफियों का अस्तित्व शेष नहीं रह जाएगा। क्रांतिकारी सेनाएं दूसरे देशों में वहां की जनता पर शासन करने के लिए या उन्हें लूटने के लिए नहीं, बल्कि वहां के परजीवी शासकों को सिंहासनों से नीचे गिराने के लिए, वहां की जनता का खून चूसने वाले शोषण को बंद करने के लिए और मेहनतकश जनता को मुक्त करने के लिए जाएंगी। लेकिन हमारे जवानों को युद्ध के लिए उकसाने वाले पुराने राष्ट्रीय या जातीय विद्वेष का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मुक्त चिंतन करने वाले सभी लोगों के लिए विश्व संघ की स्थापना सर्वाधिक लोकप्रिय और फौरी उद्देश्य है। लेखक ने इस विषय पर अच्छी चर्चा की है और तथाकथित लीग ऑफ नेशन की सुंदर आलोचना की है। 571 और 572 के पद के नीचे के एक फुटनोट में लेखक ने साधन के प्रश्न की संक्षिप्त चर्चा की है। वह कहता है, ऐसा राज्य शारीरिक हिंसात्मक क्रांतियों द्वारा स्थापित नहीं हो सकता। यह समाज पर बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यह अंदर से विकसित होगा। इसकी प्राप्ति धीरे धीरे क्रम विकास की प्रक्रिया द्वारा और जनता को ऊपर चर्चित लाइन पर प्रकाशित करके होगी आदि। यह वक्तव्य अपने आप में असंगत नहीं है, यह सर्वथा सही है, लेकिन पूरी तरह व्याख्या न की जाने के कारण यह गलतफहमी या भ्रम पैदा कर सकता है। क्या इसका यह मतलब है कि लाला रामशरण दास को बल प्रयोग के रास्ते की निरर्थकता का आभास हो गया है? क्या वे अहिंसा के पुरातनपंथी समर्थक हो गए हैं? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। आइए इस बात की व्याख्या करें कि ऊपर उद्धृत बयान का क्या मतलब है। किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा क्रांतिकारी इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना हिंसात्मक साधनों से नहीं हो सकती, बल्कि उसे अंदर से प्रस्फुटित और विकसित होना चाहिए। लेखक इसके लिए एकमात्र अस्त्र के रूप में शिक्षा को अपनाने का सुझाव देता है। लेकिन हर आदमी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि यहाँ की वर्तमान सरकार और दरअसल सभी पूंजीवादी सरकारें न केवल ऐसे प्रयासों की सहायता नहीं करेंगी, बल्कि इसके विपरीत निर्दयतापूर्वक इसका दमन करेंगी। तब उसके क्रमिक विकास से क्या उपलब्धि होगी? हम क्रांतिकारी लोग सत्ता पर अधिकार करने और एक क्रांतिकारी सरकार को गठन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जन शिक्षा के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल करेगी, जैसा कि आज रूस में हो रहा है। सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात रचनात्मक कार्यों के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाए जाएंगे और बाधाओं को कुचलने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि लेखक का यही मतलब है तो हम उससे सहमत हैं और मुझे विश्वास है कि यही उसका मतलब है। मैंने इस पुस्तक पर विचार से चर्चा की है, बल्कि मैंने उसकी आलोचना ही कर डाली है। लेकिन मैं पुस्तक में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक मूल्य है। 1914 से 15 के क्रांतिकारियों के यही विचार थे। मैं विशेष तौर पर नौजवानों के लिए इस पुस्तक की ज़ोरदार सिफारिश करता हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ, कृपया आंख मूंदकर अनुकरण करने के लिए इसे मत पढ़िए। इसे पढ़िए, इसकी आलोचना कीजिए, इस पर सोचिए और इसकी सहायता से अपनी समझदारी कायम करने की कोशिश करिए। भगत सिंह, जनवरी 1931।